वो सामने खंडर नुमा हवेली में दाखिल होते हैं। अंदर हरसू खामोश थी। वो आगे बढ़ते एक रूम में कोट डाल कर दाखिल होते हैं। सबसे पहले मीसा और आहान, फिर मूसा और सबसे आखिर में वो सहर अंगेज़ शख्सियत का मालिक स्पाट चेहरे के साथ दाखिल होता है। इन सब के चेहरों पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। अंदर अलग ही दुनिया का समंदर था। हर उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां इस माहौल में खोए हुए थे। वो हाँ हर तरह के खेल खेले जा रहे थे। अंदर रेड कलर की लाइट रोशनी करने में नाकाम थी। एक तरफ डांस फ्लोर था जहाँ लड़के लड़कियां, कुछ कपल डांस कर रहे थे, कुछ लड़कियां एंजॉय करती, एक हाथ में ड्रिंक लिए बातें करती, गाने के बोलों पर झूम रही थी। इन चारों के दाखिल होते बहुत से लोगों की नज़र उन पर उठी थी। कुछ मुस्कुरा कर इन जलादों को देख रहे थे तो कुछ उन पर नज़र पड़ते माथे पर आया पसीना साफ कर रहे थे। वो सबसे बेखबर शान से चलते एक सोफे पर बैठते हैं। उनकी तरफ एक 40 के लगभग आदमी आता है। आहान खड़े होकर उनसे मुसाफा करता है और ईगल भी खड़े होकर हाथ मिलाता है। रौनक बख्शी है बच्चों, तुम लोगों ने आकर। वो मूसा के गिर्द हाथ लपेटकर मोहब्बत से कहते हैं, जिस पर ईगल के सिवा सब मुस्कुरा देते हैं। आप बुलाएं, हम न आए ये हो सकता बाबा। मीसा उनके दूसरे बाजू के हल्के में आती इज़्ज़त और एहतराम से कहती है, बच्चों वापसी कब है? वो उनके साथ सोफे पर बैठते पूछते हैं, बस जल्द। आहान ईगल पर एक निगाह डाल कर जवाब देता है, चलो अपने घर मिलते। वो खड़े होते उनसे मिलती, ईगल के पास आते हुए खुरदार शादी मुबारक। वो उसके करीब होकर मुस्कुरा कर कहते हैं, जिस पर एक लम्हे के लिए उसके सामने हंसी मुस्कुराती है। आरोश का चेहरा लहराता है, मैं बिल्कुल हैरान नहीं। वैसे हम पर नज़र रखने की कोई ख़ास वजह? वो इर्द गिर्द नज़ारों में कोई ढूंढता पूछता है, बच्चों जैसे हो ही नहीं मेरे बच्चे हो तो नज़र तो रखती बनती है ना। वो हंसकर उसे जवाब देते हैं, चले बेहतर। वो मुस्कुरा कर उन्हें कहता गले मिलता है। इसके लहजे में एहतराम था सामने खड़े शख्स के लिए। वो भी उसे खुद में भेजकर पीठ थपथपाते वापसी का रुख करते हैं। ईगल साहब की नज़रों से एक ही लम्हे में ओझल हो जाता है। 3 आदमी एक कमरे में बैठे ड्रिंक कर रहे थे और सामने पड़ी टेबल पर ताश के पत्ते पड़े थे तो कुछ उनके हाथ में थे। अपनी मौत से अनजान वो धुआं का आकाश उड़ाते कहकर लगा रहे थे। 3 आदमी एक कमरे में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। अपने सामने पड़ी टेबल पर ताश के पत्ते पड़े तो कुछ उनके हाथ में थे। अपनी मौत से अनजान वो धुएं का आकाश उड़ाते कहकर लगा जब ब्लैक हुडी में इसकी कमरे की दीवार पर उनकी आई मौत का ह्योला नजर आता है, मगर वो नशे में बगैर ध्यान दिए अपने मगन में रहते हैं। चौंकते भी हैं। जब एक शख्स में हाथ में अजीब किस्म का चाकू घुमाता उनके इर्द गिर्द घूमता है। वो पहचानने में एक लम्हा नहीं लगाती। ईगल, तुम यही? हाँ। उनमें से एक शख्स कामता उसे मुखातिब करते, मगर ईगल जवाब दिए बिना उन सब की शहरगी उड़ा देता है। वो खून आलूदा चाकू नीचे एक घुटने पर जोकर साफ करता है, उसे जैकेट के अंदर उड़ेसता है। इत्मीनान से जैसे आया था वैसे निकल जाता है। सबसे पहले ईगल निकलता है, जिस पर मूसा की ज़ुबान में खुजली होती है। अल्लाह जाने ऐसे जा रहा है, घर में बैठे कोई इंतज़ार फरमा रहा होगा। जिस पर ईगल उसे घूर कर निकलता चला जाता है। पीछे मूसा मीसा को पकड़ने की कोशिश में होता है। वो हरी झंडी दिखाती कार में बैठती निकल जाती। वो अब शैतानी नज़रों से आहान को देखते हैं, जिस पर वो आंखें दिखाता उसको गर्दन से पकड़कर कार में फेंकता ड्राइविंग सीट संभालता निकलता है। वैसे मुझे ही कोई नहीं मिला, वो दुहाइयाँ देता उसके कान खाता है। जिस पर वो झंबे से उसे देखता है, मगर वो कैसे भूल गया काब की नज़र वाले उसके साथ रहता है और जाने ना जाने कुछ मुमकिन ऐसा कुछ नहीं। वो उसे सफाई दे रहा था, मगर क्यों वो खुद नहीं जानता था। ओहो कैसा है? वो कंधा टकरा कर शरारती अंदाज में पूछते हैं, मगर उसको सीरियस देखकर वो भी सीरियस होते हैं। आहान गुनाह नहीं है मोहब्बत। वो उसके कंधे पर हाथ रखता कहता है, वो ऐसा ही था, मजाक भी करता था मगर सीरियस अंदाज में। वो कोई और ही मूसा दिखता था। हाँ ये मगर मोहब्बत है ना, तो अजियत नहीं दे सकते और मुझे किसी से मोहब्बत नहीं। उस पार चेहरे से कहता है, कार को टर्न करता है। मूसा भी अब खामोशी से बाहर भागते नज़ारों को देखता है। आरोश भटकती आत्मा तस्वर कर रही थी खुद को। वो इशा पढ़ कर फारिग हुई थी जब कार के हॉर्न की आवाज़ें इस खामोशी को चीरती हुई सुनाई देती हैं। वो पाँव में जूती पहनती विंडो तक आती है। बाहर चाँद पूरी आबोताब से चमक रहा था और हर तरफ उसकी रोशनी फैली हुई थी। उस खामोशी में वो ठंडक बहुत सुकून आमेज़ थी। वो उसी में खोई थी जब उसे खुद पर नज़रों की तपिश महसूस होती है, जिस पर उसकी नज़रें नीचे जाती हैं, जहाँ वो अपनी काली चमकदार निगाहें इस पर मरकूज़ किए देख रहा था। वो भी अपनी नज़रें उसकी आंखों में गाड़ती है, मगर उसके हर अमल का सोच कर उसे गुस्से से घूरती अंदर आ जाती है। ईगल सीधा अंदर दाखिल होता है, ऊपर का रुख करता है। वो जल्दी से डोर ओपन करता अंदर दाखिल होता है, जहाँ वो उसके आते ही खड़ी होती है। मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है, मगर रास्ते मौजूद कालीन से पाँव जिससे वो गिरने लगती है। जब 2 मजबूत बाजू से बचा कर खड़ा करते हैं, ईगल उसे अपने मुकाबिल खड़ा करते हैं। वो अभी उसके बाजू के आसार में खड़ी थी। वो अपने सहारे खड़ी होती उसे अपना आप छुड़ाने की कोशिश करती। मैंने कहा था ना मुझे सवाल नहीं पसंद। वो उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करता कहते हैं, मैं सवाल कैसे नहीं करूँ? डैमिट मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ और तुम कहते हो सवाल नहीं करूँ? क्या कोई बेजान चीज़ हूँ मैं? वो
अभी और बोलती ईगल उसके होंठ पर उंगली रखकर खामोश करा देता है। आरुष उसकी आंखों में देखती है, उसे पीछे धक्का देती है, मगर बेसुध वो 1 इंच नहीं हिलता बल्कि और करीब हो जाता है। तुम कहाँ हो, इससे कोई वास्ता नहीं, क्यों ये मेरा फैसला होता है, और जिसके साथ हो वो कभी तुम पर आँच नहीं आने देंगे। गॉट इट, अब कोई सवाल नहीं, नीचे चलो और चुपचाप खाना खाओ। उसे बावर कराता हाथ पकड़ता नीचे लाता है। वो अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश में लगी रहती है। जब वो रुक कर उसे अपनी तरफ खींचता, दोनों बाजू कमर पर बांधता, झुककर आंखों में आंखें गाड़ता हुआ कर बोलते हैं, मज़ाहमत बेकार है, तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगी, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ जितनी जल्दी हो यहाँ बैठा लो। वो 2 उंगलियों उसके माथे की एक साइड पर नोक करने वाले अंदाज में कहता, दोबारा हाथ थामता नीचे लाता है। वो उसके मांस वाले चेहरे को गुस्से में घूरती खींचती चली जाती है। इस वक्त भी एक मास्क उतार कर दूसरा पहनाया था। एक बार नहीं देखा था उस शख्स को। उसने वो सीढ़ियाँ उतरता लेफ्ट साइड पर मुड़ता डाइनिंग एरिया में लाता है, जहाँ पहले से वो तीनों मौजूद थे। उसको देख कर एक स्माइल पास करते हैं, अपनी प्लेट्स लगाते हैं। वो उसे सरबराही कुर्सी के लेफ्ट साइड वाली कुर्सी पर बिठाता, प्लेट आगे रखता है। वो अब वहाँ मौजूद अफराद पर नजर डालती है। 1 लड़की, 2 लड़के, वो सब बगैर मास्क के बैठे थे। उसके साथ मैसी पैंट के साथ शॉर्ट फ्रॉक जो घुटनों से काफ़ी ऊपर था, जामुनी रंग का पहने, सर पर ऊनी टोपी पहने, कंधों पर शाल, मोबाइल फ़ोन पर मैसेज टाइप कर रही थी। सामने आहान और मूसा पैंट शर्ट में मलबूस जैकेट पहने बैठे थे। मूसा उसे खुद देखता पाकर जानदार मुस्कुराहट पास करता है। उसकी आंखों में इज़्ज़त एहतराम साफ नुमाया था, जिसकी वजह से वो भी मुस्कुरा देती है। मगर आहान की रगें तनी हुई थी। वैसे मोबाइल रखती उसकी तरफ मुतवज्जह होती है। जिब्रान 1 हफ्ते तक पहुँच जाएगा। और अभी वो आगे बोलती, जब ईगल किचन से बाहर आता है, वो अब बगैर हुडी के ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट, उस पर ब्लैक जैकेट पहने, हाथ में बाउल लिए बाहर निकलता है। सुर्ख और सफ़ेद रंग से रंगेज़ आँखें, वो मर्दाना वजाहत का मुँह बोलता सबूत है। वो कुछ लम्हे अपनी नज़रें नहीं हटा सकती। और सरबराही कुर्सी पर बैठता वो आरोश के आगे करता है, जिस पर वो सवालिया नज़रों से उसे देखती है। बाउल में नूडल्स है, जिनमें अंडे और सब्जियों के साथ स्पाइस बनाया गया था। उसे जानने में वक्त नहीं लगता। वो शख्स काफ़ी कुछ उसके बारे में जानता है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे वो फ़िश नहीं खाती। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब मूसा की आवाज़ गूंजती है, बंदा इंटरव्यू करवा देता है। मूसा ज़्यादा देर खामोश रह जाए ये नामुमकिन था, इसलिए वह खामोशी तोड़ता है। ईगल को मुखातिब करता है, तुमसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं। वो ईगल को कहता है, आरोश को मुखातिब करता है, हाय स्वीट सिस्टर, मैं मूसा हूँ, जो ज़्यादातर आपके शौहर के घर पाया जाता है। ये सड़ी शक्ल वाला आहान है, ये अपनी दुनिया में पाया जाता है। वो आहान के कंधे के गिर्द बाजू बांध के कहते हैं, आपके साथ नौजवान बहन वो मिस है, ये अपने शौहर के साथ पाई जाती है। उसका शौहर कहीं गया है। वैसे इस सड़े हुए करेले का नाम जिब्रान है। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहते हैं, और आपके साथ जो ये जिनका बच्चा ये आपका शौहर है, इसका नाम शयान मुस्तफ़ा शाह है। उसका तो ओप्पो का रुख अब ईगल की जानिब। अरे तुम सब घूर क्यों रहे हो? वो इंटरव्यू करवा कर सब पर एक नज़र डालते, जहाँ सब उसे खूनख्वार नज़रों से घूरते हैं। तो यार मैं तो इंटरव्यू करवा रहा था मासूम सी भाभी को, है ना? वो मस्कीन शक्कर बनाकर बोलता। आखिर में आरोज से तस्दीक कराता है, मगर आहान उसे ज़ोर से कमर पर एक धमोका जुड़ता है और मीसा ग्लास उठाकर मारती है, जो वो कैच कर लेता है। हाय ज़ालिम, कमर तोड़ दी। वो उसके पेट में मुक्का मारता हुआ दुहाइयाँ देकर कहता है, जिस पर सब मुस्कुरा देते हैं। आरोश भी उसकी हरकतों पर खिलखिलाती है। शयान उसे खिलखिलाता देखकर मुस्कुरा देता है, देखो मैं तो अपनी प्यारी बहन को हंसाने के लिए कह रहा था। वो आरुष को खिलखिला कर हंसते देख कर कहता है। शयान उसे खाना खाते न देख कर वो को बाउल में रख कर नूडल्स लगाता है, उसके होंठों के करीब करता है। जब उसकी नज़र उसके होंठों के तिल पर जाती है, रोश आंखें खोल उसे फिर नूडल्स देखती है। मूसा तो बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं। आहान और मीसा सर नीचे करके मुस्कुरा देते हैं। आरोश के अबू, मेरी बेटी ला दें, कहाँ होगी या अल्लाह, मुझे मेरी बेटी बहुत अजीज़ है, उसे अपनी हिफ्ज़ मान में रखना, पता नहीं वो कौन है या अल्लाह। आरोश की वालदा रोती हुई कभी अपने शोर को कहती, कभी दुआएं मांगती, तुम बस दुआ करो, इंस्पेक्टर कुछ करेगा। वो बता रहा था कभी जो आँखें नहीं, वो जल्द अपने घर जाएंगे, अपने मुल्क, वो हमारी बेटी को साथ ले जाएंगे, बस दुआ करो इंस्पेक्टर को अल्लाह कामयाबी अता करे। वो थोड़ी देर शहीद से बातचीत की गई सारी उन्हें बता देते हैं। आमीन सुमा आमीन, मेरी बेटी मेरे पास खैरियत से आए, अल्लाह उससे हिम्मत दे, आमीन। वो दिल में क्या ते उठकर बाहर निकल जाती है। पीछे नवाफिल पढ़ती दुआ के लिए हाथ उठाती है। वो फोक लिए उसे ही ऐसे ही बैठा था। वो खाना खा नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप वो खाकर पीछे हो जाती है, मगर ईगल आके होकर उसके करते अपने अंगूठे से पीछे होकर खाना खाने लगता है। अच्छू अच्छू, अरे क्या हुआ? मूसा उसे चीखते देखकर पूछते हैं, मगर जवाब बिना खांसने लगती है। ईगल खड़ा होकर उसकी पीठ रब करता है, मगर फिर वो छींकने लगती है। ये फिश हटाओ, ऊंची आवाज़ में कहता उसे पानी देता है, मगर वो उसे दूर करती, मुंह पर हाथ रख कर क्या रोकती है। ईगल उसे बाजू पकड़ कर खड़ा करता, पास मीटिंग रूम में लाता, वाशरूम का दरवाज़ा खोलता, उसे सहारा देकर वाश बेसन तक लाता है। वो कहकर कुली करती खांसने लगती है तो वो उसे गोद में उठाकर चेयर पर बिठाता, पानी का गिलास देता है। इतना खांसने और छींक आने से उसे कहीं नाक और गाल सुर्ख हो चुके थे। वो पानी के एक घूंट मुश्किल से लेती, फिर खांसने लगती है। छींकें भी रुकने का नाम नहीं लेते, जिससे आंखें बह कर सूजने लग गई थीं। ईगल उसका सर सीने पर रखता पेट सहलाता है, ये
सूंगो शाबाश। आहान उसके हाथों में परफ्यूम की कैप देता कहता है तो ईगल उसे लेकर नाक के पास करता है। वो उसकी स्मेल लंबी सांस के साथ लेती है। खांसी रुक चुकी थी मगर छींकें और जुकाम नहीं। वो वापस अपना सर उसके सीने पर टिका देती है। इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अब ये दवाएं लो मेरी प्यारी सी बहन। मूसा हाथ में दवाएं लाता उसके सामने करता बच्चों की तरह पिचकार कर कहता है, जिस पर वो एक बार छींक कर लेती है। मुस्कुरा कर ग्लास वापस करती है। दवाई से देखते नहीं तो इंजेक्शन भी साथ कहने लगी। मगरोज चीखती हुई सर हिलाती है, जिस पर मीसा समेत सब मुस्कुरा देते हैं। वो शर्म से लाल पड़ती है। लाजमी ना कहना था, क्या सोचेंगे इतनी बड़ी होकर इंजेक्शन से डरती है। मैं अच्छू ठीक अच्छू हूँ अच्छू। वो 2 बार छींक कर 3 लफ्ज़ कहती है। मूसा आखिर में उसकी निकल करके छींकता है, जिस पर वो घूर कर रह जाती है। बोल सक नहीं रही और ठीक हो बोल तक नहीं रही और ठीक को मूसा उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर वो कुछ कहती है। दोबारा के आने से वाशरूम घुसती वाश बेसन पर झुकती है। ईगल उसके पीछे जाता सहारा देता है। यार हुआ क्या है? मूसा मीसा से पूछता है। इसे फिश नहीं पसंद नहीं होगी और इस बात को ज़्यादा माइंड पर लिया होगा, इसलिए वो उसे जवाब देती बाहर निकलती है तो वो बस मुस्कुरा कर उसे मासूम का खिताब देता आहान के साथ निकल जाते हैं। अब उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं होती एक कदम उठाने की, इसलिए मुँह धोकर सारी ईगल के सीने पर रखती है। अपने बाजू का कमज़ोर आसार बांधती आंखें बंद कर लेती है। ईगल उसे गोद में उठाता बाहर निकलता अपने रूम का रुख करता है। वो वैसे आंखें बंद रखती है। वो सीढ़ी चढ़ता है, उस पर नज़र डालता है जहाँ वो बंद आंखें लिए अपने बाजू उसकी गर्दन पर बांध चुकी थी। उसकी लाल आंखें देखकर वो दोनों आंखों पर बोसा देता दरवाजे खोलता उसे अंदर लाता है। अभी वो उसे लताता है। वो उठकर खांसने लगती है। वो उसके पास बैठता उसका सर सीने पर रखता है, एक बाजू कमर पर दूसरा कंधे पर रखता आसार में लेता है। वो थोड़ा संभल कर होश में आती है तो खुद को उसके आसार में देखती निकलने की कोशिश करती है, जिस पर वो उसे आज़ाद करता बेड ग्राउंड से टेक लगवाता है। कोई और वक्त होता है वो उसे लाजमी सुनाता दूर जाने पर टिशू। वह कमज़ोर आवाज़ में कहती पानी पीती है तो वो ड्रॉर से निकाल कर आगे करता है। वो उसे लेती खांसने लगती है। उफ़ जाओ भी सही, मुझे इरिटेशन हो रही है। अच्छा वो उसे आखिर कह देती है मुझसे। वो उसे खाली नज़रों से देखकर वो उफ़ नहीं, वो खांस कर कहती है उसे गलत फहम दूर तो वो सवाली नज़र देती है। उफ़ मुझे अच्छू करने ओ। वो कहता है अपनी कपबोर्ड से उसके लिए अपना ट्राउज़र और शर्ट के साथ अपन निकालता उसकी तरफ बढ़ाता है, जो वो छीन कर मुँह बसूर कर लेती वाशरूम में घुस जाती है। उफ़ वो अंदर आकर झिंझला कर सलाती है। उफ़ इतना पता था अच्छू, ये नहीं पता गर्दन पर जलन होती। वो आईने में उसे मुखातिब होती, गुस्से से कहती है वाशरूम साउंड प्रूफ नहीं। ईगल की आवाज़ उसे सुनाई देती है, जानती हूँ बेशर्म इंसान। वो हाथ नचाकर उसे जवाब देती है, जिस पर उसे उसका कहकर सुनाई देता। उफ़ कितनी खूबसूरत आवाज़ है। हंसता वो कैसा लगता है। आरोश उसे हंसते सुन कर दिल में कहती है अगर देख लेती तो उस पर उसके हंसने का इंकशाफ होता जो आगे होना था। आरोश उसके कपड़े पहने बाहर निकलती मिरर के सामने जाती है। शुक्र है ये जिन नहीं अच्छू। वो उसे मौजूद ना पा कहती स्कार्फ पर बेड पर रखती गर्दन सहलाती है जो लाल हुई थी। वो बालों में से कैचे निकालती उन्हें झटके देती है, जिस पर वो पूरी कमर छुपा लेते। उसके बाल कमर से नीचे आ रहे थे, इसलिए वो आगे करके चुटकियाँ बांधने की कोशिश करती है, मगर हायरे किस्म छींकों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिस पर वो बाल पीछे करती टिशू उठाती है। जब शयान हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल होता है, ट्रे में चाय, केक और एक चॉकलेट जार था। वो अंदर दाखिल होकर ठिठक कर रुकता है, क्योंकि वो पहली बार उसे बगैर दुपट्टे के देख रहा था और बाल जो पूरी आबशार की तरह फैले थे। उसे छूने की तमन्ना दिल में जागी थी, मगर वो काबू करता वो ट्रे टेबल पर रखता उसके पास आता है। वो उसे देख कर दुपट्टा करती, टिश्यू से आंखें साफ करती है। उसे उठा लाकर टेबल के पास चेयर पर बिठाते हैं, मगर उसके हाथ तो जंग लड़ रहे थे। तो वो खुद केक खिलाकर चाय का मग देता है और उस पर एक नज़र डालकर चेंजिंग रूम में घुस जाता है। वो चेंज कर निकलता है, उसे देख कर मिरर के सामने आता है। वो अभी आराम से चाय पी रही थी, जो दिखाने के लिए थी। चाय तो ख़त्म थी। वो उसे अपने कपड़ों में देख कर मुस्कुराता है और लाइट इट ऑफ करता है। एक नाइट बल्ब ऑन रखता है, उसके ऑफ करता है। एक नाइट बल्ब ऑन रखता है, उसके पास आता है और चाय का कप लेकर रखता है। रूम की फ्रिज में चॉकलेट और केक रखता है, उसके पास आता है, मगर रोश उसे छूने से पहले खड़ी हो जाती है। वो उसे गोद में ज़बरदस्ती उठाता, बेड पर लिटाकर कंफर्टर और आता खुद दूसरी साइड पर आता है। मैं फिक्र नहीं करो और सो जाओ। उसे दूर होता देख कर कहता है तो वो रिलैक्स होती, सुकून का सांस लेती है। मगर अगले ही पल उसे खींच कर आसार में लेता, आंखें बंद कर लेते हैं। वो भी दवाई के ज़ेरे असर और उनका मज़ामत जल्दी छोड़ती है, आंखें मूंद लेती है। जल्दी वो दोनों नींद की वादियों में उतर जाते हैं। आरोश की आंख रात के 3:45 खुलती है तो वो सही से बेदार होती है, होश में आती है और ख़ुद को उसके साथ पाक गुस्से में उसकी हाथ खोलने की कोशिश करती है, मगर उसकी पकड़ मजबूत होती है, जिस पर वो 5 मिनट की मज़ाहमत के बाद थक कर छोड़ देती है। बस इतनी ताकत है मेरी बीवी में। ईगल अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख कर कहता है तो वो जो आंखें बंद किए उसे कोस रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर और
शदीद गुस्से से घूरती है और अपनी एक टांग उसकी टांग पर मारने की कोशिश, मगर वो उसके वार को ज़ाया करता है। उसकी टांग पर अपनी टांग रख कर उसे पूरा कैद कर लेता है। तुम जंगली बिल्ली और भूखी शेरनी दोनों हो। उफ छोड़ो। वो सुर्खनाक जो गुस्सा और ज़ुकाम से हुई थी दांत पीसती कहती है, जिस पर उसके नज़दीक आता कान की तरफ झुकता है। मुझे ये लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं, तो अपनी भलाई के लिए ज़ुबान से अदा करना बंद कर दो। वो खाली नज़र बगैर किसी एहसास कहता है और ज़ोर से कलाई दबाकर उस झटके से छोड़ता है। वो नीचे गिरती गिरती बचती है। उसे इसकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरती है। तुम नहायत ही घटिया इंसान हो, बल्कि तुम इंसान हो ही नहीं। तुम बगैर किसी एहसास किसी तासुर के इंसान हो ही नहीं सकते। एक वैश्य हो जिसे किसी के दर्द से तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जी या मरे। तुम सच में बेहद सफाक हो। वो गुस्सा और कलाई की दर्द पर चीख कर उस पर फट पड़ती है। कब तक खामोश रहती है? अजीब सा वजूद था वो। उसे खाली नज़र देखता, अगले पल उठकर कमरे के उसी दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होता बंद हो जाता है। वो बस इस दरवाजे को देखती रह जाती है। मगर वक्त का ख्याल आती है, वज़ू के लिए वाशरूम में घुस जाती है। वो तहज्जुद अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए बैठती थी, मगर ज़ुबान खामोश थी। शायद उसकी रूह उसके अंदर का सब अल्लाह से लो लगाए बैठता। वो खामोश आंखों से बस अपने हाथ तक रही थी। एक तरफ वह खामोशी से खड़ा न जाने कहाँ गुम था। वो अंदर खामोशी को उठते बाल को सिगरेट के धुएं के ज़रिए बाहर निकालता। खाली निगाहों ने न जाने क्यों उसे अंधेरे को अंदर उतारने के लिए अपनी आंखों के पर्दे गिराए हुए थे। आरोश अपने हाथों की लकीरों पर नज़रें जमाए बैठी थी और वो वीराने के अंधेरों के कैद में खुद को ढांपे हुए था। वो शख्स जिसके लिए सब अल्फाज आम थे, उसकी ज़ुबान से अदा होने पर क्यों इतनी तन्हाई को महसूस कर रहा था। वो तो इन तन्हाइयों का हाथ थामे चलता था, और तन्हाइयाँ ही तो उसकी कदम कदम पर साया साया की तरह होती थी। आरोश आंखों मौजूद मोतियों के को आंखें बंद करके उतर उतारती, उठकर जयनमाज़ रखती, बेड पर बैठती और आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकती। सामने बंद दरवाज़े देखती है। इस कदर वीरान आंखों में मैंने किसी की नहीं देखी। बार बार दिल उसे जानने की ख्वाहिश करता है, मगर मुझे यहाँ से जाना होगा जल्द। मगर कैसे? ये शख्स कुछ बताता भी तो नहीं। और ये क्या? हाँ, इंस्पेक्टर तो ईगल कह रहे थे, और नीचे मौजूद वो इंसान शियान। वो बेहद उलझी हुई थी। ईगल वो अचानक वो नाम दोहराती, वो गैंगस्टर। मेरे अल्लाह, क्या ये वो शख्स है? वो दोनों हाथों में सर खुद सवाल कर दिए, जो उस दिन इंस्पेक्टर चैनल पर बता रहे थे। मगर सच्चाई कुछ लोगों के किसी नहीं देखा, जो सबके सामने होकर भी दूर है, जिसको कोई भी नहीं पकड़ पाया। मगर वो इस कदर मगन थी इस उलझन के चले कि उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई, जो बाहर निकलती ईगल के कानों में पड़ चुकी थी। और किस तासुर के पास आकर उसे बाजू से खींचता, उससे अपने मुकाबले खड़क दी। अचानक होने पर उसके पास खींची चली जाती है। क्या बदतमीज़ी है? छोड़ो मेरा हाथ। वो भूखी शेरनी बनी और आकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो कान धरे बगैर दुपट्टा नीचे करता, बाल साइड से हटाता, अपना चेहरा उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लेता है। वो काम कर उसे हटाने की कोशिश, मगर वो एक हाथ कमर पर बांधता, पकड़ कर मजबूत करता है, जिससे उसके वजूद में दर्द की लहर दौड़ती है। मगर वो उसे इग्नोर करती है, उसे हटाने को जब वो चेहरा पर गुस्सा कर बोलता है, लहजा हर एहसास से हारी था। ऐसा लगता है जैसे कभी भी उसे कोई एहसास छू कर गुजरो। कैद से रिहाई हासिल नहीं कर सकते। जब तक कैद करने वाला न चाहे, तुम मेरी दस्तरस से रिहा हो जाने का ख्याल भी ज़हन से निकाल दो, वरना मैं निकालने पर आया हर अज़ियत से दो चार होना पड़ेगा। समझो, मैं बात दोहराता नहीं, अगली बार अमल करता हूँ। बगैर रहम खाए वो कान के पास फंकारता है, उसकी गाल पर उसे छोड़कर बाहर निकल जाता है। वो पीछे अपनी जगह जम सी गई थी। एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो वहीं पर गिरती बेड से पेट लगाए आँखें बंद कर ली। दुपट्टा गोद में गिर चुका है। वो शायद आंखों में रात काटने वाली थी। गल बैठते निकल जाता है। रोज़ फजर तक वैसे बैठती, नमाज के लिए उठती, नमाज अदा करती, थकन से वहीं सो जाती है। कल सुबह 11 बजे वापस लौटकर अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ सामने वो तीनों बैग्स लिए जाने के लिए तैयार थी। कल हम निकल रहे तुम और भाभी आज निगल को देखकर हाथ मिलाते उसे कहते बैग पकड़ता है। वो तो वो तीनों से मिलकर किचन में जाता, पानी पीता है, ऊपर की तरफ कदम बढ़ाता है। वो अंदर दाखिल होकर उसे नमाज वाली हालत में सोया देखकर बढ़कर उसे गोद में उठाता, बेड पर लेटाता है। वो कसम कर उसका बाजू दोनों हाथों में लेती, उस पर चेहरा रखती, उसे देखने पर मजबूर करती है। वो पहले अपने बाजू को जो उसके छोटे से कहता, फिर उसके चेहरे को नज़रों में लेता है। चेहरे पर नूर था, तो वो दुपट्टा नमाज वाले अंदाज में किए सोई थी। वो नजरें हटाता, अपना बाजू आराम से आज़ाद कर कोशिश करता है, मगर वो अब सर तकिए पर रखती उसके बाजू को गले लगाने वाले अंदाज में लेटी करवट बदलती है। वो उसकी करवट लेने से उस पर झुक जाता है। वो एक नज़र वक्त देखता, लाइट मुश्किल से हाथ बढ़ाकर बंद करता, कंफर्टर में घुसकर उसके घेरे में लेता, कंफर्टर सही करता, आंखें बंद कर लेता है। नींद जल्दी उस पर मेहरबान हो जाती है। सारी रात वैसे भी कौन सा वो सोया था, जिसने जगाया था वही उसे सोने पर बेटाइम मजबूर कर चुकी थी। वो तीनों एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं। मूसा और मिसा आगे बढ़े थे, मगर हान रुक गया था। दिल बेचैन था, जैसे कुछ कीमती शख्स छोड़े जा रहा। वो अपने आप से दिल की कैफियत बयान नहीं कर सकता। वो खुद से भी नजरें चुराता, सब मंजिलें रास्ते छोड़ता निकल जाता है। जहाँ का वो था, वो अपनी दुनिया में, ये मोहब्बत जहाँ से जड़ से उखाड़ दी गई थी, वहाँ कैसे वो गाता। मैश बैठी अरोश को याद कर रही थी। कल रात से उसे बुखार था, मगर दवाई से अब कुछ बेहतर थी। वो उसकी नज़रों के सामने एक एक लम्हा वो किसी फिल्म की तरह चल रहा था। वो आंखें बंद कर लेती है, जैसे यूँ
करने से हकीकत बदल जाएगी। महज अचानक दो आंखें से दिखाई देती है। वो झट से आँख खोलती है। या अल्लाह, कितनी सारी निगाहें थी। वो आहान की खुद पर पड़ी नज़र याद करती झरझरी लेती है। आरोश, कैसी होगी तुम? वो सब इतने अजीब है। वो उसकी तस्वीर फ़ोन में देखती बोलती है। आरोश करवट लेकर अपना चेहरा शान के सीने से निकालती हाथ खुली आंखों से वक्त देखती मगर जोर में अभी 1 घंटे रहते देख कर दोबारा उसके सीने में घुस जाती है। शायद दवाई का असर जो वो नींद से बेदार नहीं हो रही थी। कल 5 मिनट पहले जागा था और उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वो वापस उसे सोते देख वक्त देता है। वो दोबारा अपना चेहरा उसकी जानिब करके एक हाथ उससे उसके माथे से लेकर होंठ के दिल तक लाइन खींचता है। उसने बिल्कुल हल्का सा टच करके अमल किए थे मगर उसके ऐसा करने से आरोश गर्दन ऊपर करके मुंह बनाती अपने चेहरे उसकी गर्दन में छुपाती एक हाथ उसके गिर लपेटी गहरी नींद मुस्कुराती है। शायद उसकी क्लोन की खुशबू काफ़ी पसंद आई थी उसे, जो वो नींद में भी मुस्कुरा देती। शायद उसे लगता है वो कोई ख्वाब देख रही है। ईगल उसकी बचकाना हरकतों पर गहरा मुस्कुराता है जिस पर उसको दोनों डिम्पल वाज़ेह होते हैं। आरोश देखती तो लाजमी सुनाती है। हर डिम्पल कमज़ोरी जो थे उसे नहीं आता। तो कब आखिरी बार मुस्कुराया था या कह कर लगाया था? रात को भी वो दिल से हंसा था और अब भी वो उसे ऐसे ही देखता रहता है। जब वो मुस्कुरा कर आंखें खोलती है मगर खुद को उसके सामने देखकर उससे घूरती पीछे धकेल कर पीछे होती है। वो तैयार नहीं होता। उस अचानक हमले से उसके इसलिए पीछे हो जाते हैं। वो उसे सख्त असरात लिए घूरती बेड से उतर कर वाशरूम का रुख करती है मगर वो भी एक ही लम्हे में उस तक पहुँचता उसका बाजू अपनी साथ में लेता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। आरोश उसे सीने से लगने से बचने के लिए अपने हाथ रखते बचाती है, एक हाथ कंधे पर मगर दूसरा दिल के मकाम पर। ईगल की नज़रों में एक एहसास जागता है। उसका हाथ अपने दिल पर देखकर वो नरम नज़रों से उसे देखते जब वो उसकी नज़रों में नरमी देखती हैरान होती है। उसे देखकर वो अगले ही लम्हे ब्लैंक नज़रें उसके वजूद पर गाड़ता है। वो सांस खींचती है, उसके हाथ से खुद को शुराती भागकर वाशरूम बंद हो जाती है। वो बस अपना खाली हाथ और जहाँ उसका हाथ था वहाँ देख कर बाहर निकल जाता है। आरोश नमाज अदा करके बेड पर बैठती अपनी सोचों में मगन थी जब उसे वो एहसास से आ रही नज़रों में पहली बार वो नरमी दिखाई दी। याद आती है क्या है ये शख्स? वो दिल में कहती उठ कर खड़ी खिड़की के पास आती है। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से बादलों ने भी उसे मुकाबला करते आसमान को ढका हो तो मगर बाहर काफ़ी खूबसूरत थी। वो कल से बस यही तो देख पाई थी। क्या ज़िंदगी यूँ गई थी इन 2 दिनों में? वो कैद क्यों क्यों कैद थी यहाँ? वो बाहर कैसा? क्या इस शख्स की मर्ज़ी के बगैर इस कमरे से भी नहीं निकल सकते? उसे हर चीज़ इस कमरे की हिफ्ज़ हो गई थी। वो बाज़ार से खड़ी सबको याद कर वो जानती सब परेशान हूँ। काश वो मिल पाती, समझा पाती उसे। सबसे ज़्यादा अम्मी अबू की याद है और परेशानी भी उन्हीं के लिए थी। क्या मैं कैसे आज़ाद हो पाऊँगी? उसे बाहर खुले नज़ारे देखती सोचती है। जब दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें वो मुड़ कर नहीं देती। शायद वो उसकी मौजूदगी पहचानती थी इसलिए वो उसके करीब से गुजरता, शूज़ रैक से शूज़ पहनता उसके पास आता है। वो खुद से करीब आने पर खिसक कर खिड़की से लगती है। वो पास पड़ी शॉल उठा उसके कंधों पर उड़ाता है। उसका हाथ थामे बाहर निकलता है। वो जानती थी शख्स से बहस फजूल से चुपचाप उसके हाथ खींचती चली जा रही थी। वो उसे लाकर डाइनिंग हॉल में चेयर पर बिठाता, खुद भी चेयर खिसका कर बैठता, उसको तैयार शुदा ब्रीफकेस ब्रेकफास्ट सर्व करता, अपनी प्लेट में निकाल कर खाना शुरू करता है। क्या तुम्हें सुकून पसंद नहीं? वो खाते हुए सवाल करती क्योंकि वो खाने को हाथ तक नहीं लगा रही थी। वो एक नज़र फिर सामने पड़े ब्रेकफास्ट को देखकर खाना शुरू करती है। वो छोटे छोटे नवाल लेती जो नज़र उस पर भी डाली थी मगर उसे खाने पर मुतवज्जह देख कर थोड़ा रिलैक्स होती खाती है। ईगल खाकर फ़ोन रिसीव करता, उठ कर बाहर से हाल से बाहर निकलता है। चलो आरोश ब्रेकफास्ट के बाद लिविंग एरिया में खड़ी उसकी पीठ घूर रही थी। जब वो फ़ोन रखता है उसे मुखातिब करता है कहाँ और क्यों? वो भूमि चाकती पूछती है। वो उसके पास आता झुक कर कान में सरगोशी करता है, लहजा सख्त और मुझे सवाल नहीं पसंद। वो ठहर ठहर कर लफ्ज़ लाकर जिस पर गुस्से में मुट्ठी बंद करती है। मैं कोई कठपुतली नहीं जो तुम इशारों पर नचाओगे। वो दांत पीसती कहती है जिस पर उसका बाजू बोझता हल्की मगर सख्त आवाज़ में कहता है तुम्हें जो कहा जाए वो करो। वो कहता है उसकी बाजू ऐसे ही बोझे बाहर निकलता, कार में बैठाता, दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट संभालता। कार बाहर निकालते वो अपनी बाजू से हिलाती, आंखों में आया पानी अंदर देखती है जहाँ हर तरफ सब्ज़ा था। शायद वो सिर्फ एक ही घर मौजूद था वहाँ जो उसके लिए कैद था। वो कार उसके घर के बाहर रोकता है मगर वो अपना घर देखती है हैरान निकलने की कोशिश करती। जब उसी तरह से उसके हाथ कैद में लेता अपनी तरफ खींचते, कोई इशारा नहीं, मैं यहीं हूँ, जल्दी से आखिर बार सबसे मिल लो और जो लेना हो ले लो, आधे घंटे वापस आओ, 1 मिनट ऊपर नहीं बनना, तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैंने तुम्हें शो नहीं करना चाहता। गद्दारी का सूल मौत है। तुम्हें अपनी और सबकी जान अजीज़ हो तो सारी सोचों को जलाकर राख कर दो। वो नाइसर अंदाज में कहता है, उसे सीट से पेन करता है वो कोई जवाब दे। घर वालों से मिलने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी वरना मुंह तोड़ जवाब देती। ईगल उसकी तरफ झुकता, अपनी काली सार 2 आंखें उसकी आंखों में गाढ़ नीचे करता है। समझ आया? वो तिल पर हाथ की शहादत की उंगली फेरता पूछता है। आंखें और लहजा दोनों में कोई एहसास नहीं था मगर वो अंदर जाने को बेचैन थी इसलिए सर को हल्का सा हिलाकर जवाब देती। बोल कर वो शामत नहीं लानी चाहती। वो गाल थपथपाता पीछे होता है, उसकी रेफ्त हल्की होती
देखकर वो फुल स्पीड से निकलती घर में घुसी। ईगल उसकी फुर्ती पर मुस्कुरा देता है। जब उसकी नज़र मिरर में पड़ती है वो खुद खुद मुस्कुराता, न जाने कितने वक्त बाद देख रहा था तो वो अपनी शख्सियत के लिए भूल चुका था। वो मुस्कुरा भी सकता है। वो एक नज़र हाथ को देखकर दोबारा आईने में देखता है, मगर खुद से नज़रें चुराता है। सीट से पूछ लगाए आंखें मीच लेता है। वो नज़रें चुरा रहा था किससे? खुद से, अपने जज्बों से या दिल में उठे तूफान से। मम्मा बाबा। वो अंदर दाखिल होती है, बेचैन सी सोने आवाज़ देती है। वो उसकी आवाज़ सुनते दौड़ कर उसके पास आते, गले लगाते, मेरी बच्ची, मेरी जान कहाँ थी? उसकी वालदा उसके चेहरे पर बोसा देती कहती हैं, उसके वालिद उसे खुद में भेज लेते हैं, मैं ठीक हूँ। वो उन्हें तसल्ली देती, सोफे पर ठहर के, बेटा तुम कैसे आई यहाँ? उसके वालिद पास बैठ पूछते हैं। वो उन दोनों के दरमियान बैठी तो वो उन्हें सब बता दी कि उस वापस जाना। आप परेशान हो? प्लीज़, मैं ठीक हूँ, इतनी कमज़ोर नहीं जो हालातों का सामना ना कर सकूं। मुझे जाना है, आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होना, मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं जल्द वापस लौटूंगी, मुझे खुद पर, अल्लाह पर भरोसा है। वो ये सब किससे दिल से कह रही थी वही जानती थी। आरोश, तुम उसका हत्ता उसे गले लगाते, तुम ठीक हो? इस दरिंदे ने कुछ कहा तो नहीं, कुछ किया तो नहीं? उसका भाई उसे परेशानी में सलाद करता, खुशी से निहाल हो तो वो एक नज़र अपने वालिद को देखती, वो खड़े होते उसे के सर पर बोस देते। मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, ये फैसला बहुत मुश्किल है और हम उसके सामने कुछ नहीं, तुम अब ठीक हो तो वो आगे भी तुम्हें ठीक रखेगा। क्या मतलब? क्या कह रहे? उसका भाई ने समझी से उसे अपने और वालिद को देखता है तो उसे बताकर सारोश के साथ उसके कमरे में जाते हैं, क्योंकि वो दोनों खिलाफ थे इनके फैसले और वो आरोश को परेशान नहीं करना चाहते थे। बेटा, इंस्पेक्टर जल्द कुछ करेगा, हम तुम इन लोगों में ज़्यादा वक्त नहीं छोड़ेंगे। बढ़ाते बोलते हैं तो वहाँ आंसू पर काबू पाकर अपने अब्बू के गले लाकर फूट फूट कर रो देते हैं। वो उसे प्यास को उससे अलहदा करते हैं, आंसू पहुँच सर पर बोसा देते हैं। अम्मी और भाई नाराज़ हैं, वो उनके सीने से लगती कहती है, कब तक रहेंगे? ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें समझाता हूँ, तुम जो लेना है ले लो। वो उसे कहकर सर पर बोसा देते निकले। वो खड़ी होती है, अपनी कुछ चीज़ें उठाने के लिए बैग उठाती है, वो बैग चेक करती है, बाहर निकलती है, अपनी अम्मी के गले लगती है, आंखों से आंसू पोंछती है। वो भाई से मिलती है, अपने वालिद के गले लगती है, मेरी बेटी। उसके जाते ही उसकी वालदा बैठ कर रोती, उसे पुकारती, मगर उनके शौहरों ने दिलासा देते हैं। आरोश आकर कार के पीछे वाली सीट पर बैठती है, अंधा जैसे वो अकेली हो। कार में ईगल कार स्टार्ट करते हैं, एक नज़र उस पर डालता, कार रोड पर डालता है। अभी कुछ देर ही गुजरी जब पीछे से गोलियों की उछाल शुरू होती है। आरोश के गले से दबी दबी चीखें निकलती है। ईगल उसका हाथ पकड़े अपनी गोद में बिठाता है, जारी है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ठीक होगी, पता नहीं क्या शख्स है वो, आपने क्यों जाने दिया? आरुष की वादा सर पकड़े कहती है, वो किसी को समझाने पर कैसे समझती बेटी को, कैसे किसी के हवाले करके सुकून में? तुम बस अल्लाह से दुआ करो, उसके वालिद ने बस तसल्ली ही दे सकते थे। हाँ बस वही सहारा है हमारा। वो आंसू पहुँचती कमरे में जाती हैं। वो ड्राइविंग करता, बार बार पीछे देख रहा है, एक हाथ जेब में डालकर कुछ चेक करता, मुतमईन अंदाज में ड्राइव करता है। जब अचानक पीछे से फायरिंग शुरू होती है, खामोश चीरती वो आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी, मगर ईगल बिल्कुल ईजी बैठा था, उसके इत्मीनान में खातिर ख्वाह कमी नहीं आती। आरोश कानों पर हाथ रख के दबी दबी चीखी थी। वो आरोश की वजह से तो निकल नहीं पा रहा था, वरना अब तक वो सब अंजाम तक अपने पहुंच चुके होते। वो उसे घबराए देखकर एक हाथ से स्टीयरिंग, एक हाथ से उसका बाजू पकड़े अपने पास खींच दिया, जिससे वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाती। सीट से उठकर उसकी गोद में गिरती है, मगर जल्द ही दूसरी सीट पर बैठती है। अभी भी उसके हाथ में था। ये कौन है? वो पीछे देखती, सर नीचे करती, उसकी तरफ झुकती, पूछती है, गाड़ी बुलेट प्रूफ है? वो उसे ठीक से बिठाता, सीट बेल्ट लगाता, उसका सवाल इनकार के स्टीयरिंग संभालता, मोड़ काटता है। वो उसे गुस्से से घूरती, दोबारा कुछ बोलने की कोशिश करती है। जब उसे रफ्तार रोकता है, उसकी तरफ मुड़ता है, उसके रुकने से उसके पीछे आधी गाड़ी रुक गई थी। वो शायद गलती उसे ख़त्म करने के ताक़ुब में, मगर वो शायद वो उस शख्स को जानती नहीं जो अपनी मौत के लिए यहाँ तक आ गए। तुम क्या कर क्या रहे हो? उसकी कार रुकने पर आंखें सिकुड़ती, गुस्से में पूछती है, मगर उसकी तरफ झुककर पहले की तरह सीट से पिन करता है। शिश वो उसके होंठों पर उंगली रखता, कहता कुछ देर आंखों में देखते हैं, पीछे होता है। वो उसके पीछे हटती है, एक गहरा सांस ले, जो उसके करीब आने से रुके हुए थे। वो एक नज़र पीछे अपने शिकार देखता है, उसकी आंखों पर हाथ रख के नीचे करता है, जैसे वो आंखें बांध कर, जब तक मैं ना को बाहर नहीं निकलना। वो नरम लहजे में कहता, पीछे होता, दरवाज़ा खोलता है। जो उसने सोचा था वही सब कुछ, वही वो सब कच्चे खिलाड़ी थे। उसके दरवाज़ा खोलते वो फायरिंग स्टार्ट कर देते, मगर वो इतनी फुर्ती से बाहर निकल एक चीज़ उनकी तरफ फेंकता है, जिससे हर तरफ बस धुआं हो जाता है। वो जेब में हाथ डाले मुतमईन खड़ा वक्त देख रहा था। वो सब आंखें मसलते फायरिंग करते हैं, मगर वो आराम से बचकर अपनी गन निकालता। उन सब में किसी का दिमाग या बाकी शहर आगे उड़ा चुका था। वो मुतमईन होकर रोश की साइड पर आता है, जो आंखें खोले से देख रही थी। वो भी अपनी साइड से दरवाज़ा खोलती बाहर निकलती है। वो उसे घूरकर उसकी तरफ बढ़ता है, जब एक गोली उसका बाजू चीर देती है, मगर वो पर आरोश को पकड़े झाड़ियों में ले जाता है। बाहर क्यों आई? वो सुर्ख आंखें तनी रगे लिए उसकी तरफ झुककर हुस्न बिन मौज लगा, अब आ सकती। वो उसकी आंखों में देखती है, मगर जब उसकी नज़र खून पर पड़ जाए तो उसके नज़दीक होती बाजू देखती है, नहीं में गोली लगी है। वो उसे अपना हाथ पर अपना हाथ रखती कहती है, वो जो वहाँ मौजूद आदमी देखता है, उसके हाथ रखने पर उसे देखता है, उसके कान करीब झुकता है, यहाँ से 1 इंच नहीं हिलना, वरना मैं खुद तुम्हारे लिए उसे भरूंगा। वो गन आगे करता, उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहता, उठ लगता है। वो उसे खींच कर वापस बिठाती, उस महीने का मौका दी, बिना एक रुमाल जो उसकी कलाई पर बंधा था
हटाती ज़ख्म पर बांधती है और पीछे होकर बैठती है। उसके पीछे होता खड़ा होता है, उन सबको समझने का मौका दिए बिना सबको ढेर करता, आरोश का हाथ पकड़ता, कार में बिठाता, खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ता है। जब खामोशी में गोली चलने की आवाज़ गूंजती है, पहले अपने पीछे पड़े आदमी को जो टांग पकड़े कर आ रहा था, फिर आरोश को देखते जिसके हाथ में गन थी, वो उसे गन लेता है। उस शख्स के दिल पर गोली में बैठता, कार स्टार्ट करता है। वो बस उस शख्स को देख रही थी। ईगल उसे एक नज़र देखता, उसकी नज़र मिलाए बगैर पानी की बोतल में एक गोली डालता, उसे देता है। वो उसे पानी लेती, नकाब नीचे करती, जल्दी जल्दी पीती है। अगली लम्हे उसे अपना सर भारी होता महसूस होता है। अगली पल उसकी आंखों के सामने दे रहा होता है और वो होश से बेगाना हो जाती है। ईगल पानी की बोतल पीछे फेंकता है, उसकी तरफ झुककर नकाब ऊपर करता, माथे पर बोझ देता, पीछे होता है। वो चकराते सर के साथ आंखें खोलती है, उठने की कोशिश करती, पीछे टेक लगा कर बैठती है और आंखें सुबह सही से खोलती, खुद को मौजूद जगह पर देखती है, मगर अनजान जगह पाकर सूरज से बेड से शुक्र तुम्हें होश तो आया, एक नस्वानी आवाज़ पीछे से आती मैं वो मुड़कर उसे देखती है, मगर सामने खड़े वजूद को देखकर पहचानती, उसके पास आ जाती। मैं कहाँ हूँ? मिसेस से बेचैनी के पूछती है। तुम अपने घर हो? वो उसे बेड पर बिठाती जवाब देती है। कौन से घर? प्लीज़ था। वो उसे अपने पास बिठाती, पूछती है। रिलैक्स, अपने शोहर के घर चलो, चेंज करो और खाना खाने चलो। वो उसे प्यार से कहती, बाजू पकड़ कर खड़ा करती, वाशरूम में घुसाती है, मगर वो दरवाज़ा बंद करने से पहले रुकती है। मैं कब से बेहोश थी? उसे अंदर ही खड़े पूछती है। 16 घंटों से। क्या वो आँखें हैरत से खोले पूछती है, मगर मैं बेहोश कैसे हुई थी? ईगल ने मेडिसिन दी थी। उसे वैसे ही प्यार से जवाब देती है, तो वो हैरान होती। दरवाज़ा बंद करती मिसा उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देती है और बैठ कर उसका वेट करती है। आरोश ब्लैक जीन्स पर ब्लैक फ्रॉक घुटनों तक पहने, हाथ में दुपट्टा लिए गीले बालों के साथ बाहर निकलती है। मीसा वहीं बैठी थी तो वो उसकी फीकी सी स्माइल पास करती, मिरर के सामने जाती है, दुपट्टा पास रखती, बालों को झटक पीछे करती। वाह, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं, माशाल्लाह। मीसा उसके पास आती, दिल से तारीफ करती है, जिस पर वो हल्की सी मुस्कुराहट से कबूल करती है। आरोश बालों में कंघी करती, पास से दुपट्टा उठाती, हिजाब की तरह लेती है। वो बालों का मैसी सा जूड़ा बना चुकी थी। चले, मीसा उसे तैयार देकर भी तो को हल्का सा खम देती, उसके साथ बाहर की तरफ कदम लेती। ये घर तो उस घर से काफ़ी बड़ा था और पाकिस्तानी स्टाइल भी नहीं था। वो आसपास देखती, सोचती है, क्योंकि वो ब्लैक और वाइट कलर में पेंट किया गया था। वो लोग डाइनिंग तक पहुंचते हैं जहां वो और मूसा और हान मौजूद थे। मीसा उसे ईगल के साथ वो चेयर पर उठाती है, उसके साथ बैठती है। वो ईगल का पास देखती है जहाँ सफ़ेद पट्टी बंदी थी। वो जीन्स के साथ हाफ टी शर्ट पहने होता है जिससे कसरती बाजू नुमाए थे। हम अपनी प्रिंसेस को याद तो है ना? मूसा अरोज से पूछता है, जिस पर अरोज जवाब देती मीसा बोल उठती है, तुम्हारी शक्ल है याद रखने वाली। जिस पर आहान हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जो मूसा झटक कर मीसा को घूरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके जिन शोर से तो बेहतर है। वो अकड़ कर कहते हैं, जिस पर मूसा और आहान हंस हंस कर लूट पूट होते हैं। पागल हो गए हैं, ये खूबसूरत लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। मूसा उन लोगों को पागलों की तरह से देखकर और उससे कहते हैं, जिस पर वो बस मुस्कुरा देती है।